हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडी के चैप्टर्स। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वन शॉट फ्रॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये वीडियो मैं सिर्फ इस चैप्टर की बनाता हूँ या और चैप्टर्स की भी, ये देखते हैं आगे, थंबनेल से ही आपको मालूम पड़ जाएगा। कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझा पाऊं। आपने अब तक साथ दिया, इकोनॉमिक्स में काफी सपोर्ट किया, उम्मीद करूंगा वही सपोर्ट आप लोग बिजनेस में भी करेंगे और फिर वही सपोर्ट हम अकाउंट्स में भी करेंगे। अपने डाउट्स के लिए, क्वेरी के लिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हो 9690105047। चैप्टर है आपका लास्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर है और यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग करने कैसे वाले हैं कि मैं वन शॉट वीडियो भी डालूंगा और उस वीडियो के तुरंत बाद उसी चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट केस स्टडी भी कराऊंगा, ताकि आपको 80 आउट ऑफ 80 लाने से कोई नहीं रोक पाए। देखिए, नया जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल है, प्रोटेक्शन की बात सुनते ही बच्चों के माइंड में मेडिकल वाली बात आ जाती है। नहीं बेटा, ये वो वाला प्रोटेक्शन नहीं है, ये आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। बिल है 2019। अब ये बिल में और एक्ट में क्या फर्क है? देखिए, जब कोई बात संविधान में पास हो जाती है, लागू हो जाता है, लॉ बन जाता है, उसे हम एक्ट में कहते हैं। यहाँ पर अभी ये बिल है और ये जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में। जो हमारे कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर्स थे, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मिस्टर रामविलास पासवान, 8 जुलाई 2019 में ये हुआ और इस बिल ने रिप्लेस किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को। तो अब ये एक एक्ट बन गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जहां पर क्या किया जा रहा था, जो भी हमारे कंज्यूमर हैं उनकी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा था कि भाई उनके साथ कुछ गलत ना हो, और स्पीड से, और उनके साथ अगर कोई दिक्कत होती है तो उसकी ज्यादा से ज्यादा भरपाई की जाए, यानी कि एक्सपेंसिव रिड्रेसल था। और ये पूरे इंडिया पे लागू था, सभी तरह के बिजनेसमैन पे लागू था, सभी तरह के बिजनेस पे लागू था, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो या वो गुड सप्लाई करता है ई कॉम फर्म पे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन अराइज होता है हमारे लिए कि सर कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर कौन है? सबसे पहली बात कि सर कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर हमारा वो पर्सन है जो किसी भी गुड्स को बाय करता है, खरीदता है और उसके बदले में कुछ ना कुछ देता है, जिसको हम कहते हैं कंसीडरेशन। कुछ ना कुछ देता है तो पैसे की ही बात है, कुछ और नहीं देगा वो। सर आजकल जीपे बहुत चल रहा है, नहीं बेटा जीपे यहाँ नहीं करेंगे। कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ देना। तो वो पर्सन जो किसी चीज को खरीद रहा है कंज्यूम करने के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी पर्सन ने किसी चीज को खरीदा है लेकिन रीसेल करने के पर्पज से या फिर कॉमर्शियल पर्पज से, तो वो एक कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। आपको ध्यान रखना है, वो एक कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। तो जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें जो हमारा कंज्यूमर्स के साथ बहुत सारी अनएथिकल चीजें की जाती हैं बिजनेसमैन के द्वारा, उनसे बचने के लिए क्या क्या किया जाता है उनके साथ? डिफेक्टिव गुड्स दिया जाता है, एडवर्टीजमेंट जो करवाते हैं उसमें कुछ और बोल रहे हैं, एक्चुअल में कुछ और है, इन्फीरियर क्वालिटी देते हैं, बैड क्वालिटी देते हैं, प्रोडक्ट में एमआरपी से ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, ठीक है ना, वेट एंड मेजर्स में चार्ज कर लेते हैं, सेल करते हैं डुप्लीकेट गुड्स की, नकली गुड्स की। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ हो रही है। तो जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसकी इंपोर्टेंस क्या है? इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब जो इंपोर्टेंस है हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, कि क्यों होना चाहिए हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सबसे पहला हम बात करेंगे कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों सही है? सबसे पहला पॉइंट है कंज्यूमर इग्नोरेंस। कंज्यूमर इग्नोरेंस का मतलब क्या है सर? कंज्यूमर इग्नोरेंस का मतलब है कि जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उस चीज की, उन राइट्स की, उन रेमेडीज की जो कंज्यूमर के पास अवेलेबल है और कस्टमर्स को मालूम ही नहीं है। तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाता है कि भाई कंज्यूमर मेरी बात सुनो, आपके पास ये अधिकार है और अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपके पास ये रेमेडीज अवेलेबल है, आप यहाँ जहाँ कंप्लेन कर सकते हो। दूसरा है हमारा इम्पोर्टेंस, वो रहता है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स का मतलब है जो भी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे इंडिया है, तो इसमें जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब कि कंज्यूमर्स के लिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है जो उनके हित में काम करने के लिए वर्क कर रही हो, इनकी इंटरेस्ट में काम करने के लिए वर्क कर रही हो। लेकिन जब उनको मालूम पड़ जाता है कि यार एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो कंज्यूमर की मदद करता है, तो उसकी मदद से जो भी हमारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है उनको बढ़ावा मिलता है कि यार हम कंज्यूमर की ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसमें हम कंज्यूमर्स के बिहाफ पर केस लड़ सकते हैं, कंज्यूमर्स की राइट्स और पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कंज्यूमर्स के लिए। और तीसरा है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ कंज्यूमर। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स का मतलब है कि आज के टाइम में जो हमारा कंज्यूमर है वो एक किंग पिन है मार्केट का। भाई मार्केट का राजा है, जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, वो उसको ध्यान में रखते हुए चीजें बनाते हैं, बट उनका शोषण भी किया जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन भी किया जा रहा है, उनके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस भी की जा रही है, उनको चीट भी किया जा रहा है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो एक प्रोवाइड करता है सेफ गार्ड किनको, कंज्यूमर्स को, कि ऐसे एक्सप्लॉयटेशन से वो बच सके। तो ये तो पॉइंट ऑफ व्यू था इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक कंज्यूमर के नजरिए से। लेकिन अगर मैं बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि जितने भी हमारे बिजनेसमैन हैं उनके लिए ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो कैसे फायदेमंद है। सबसे पहला है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस का मतलब है कि जब हमारा लिबरलाइजेशन हुआ था और ग्लोबलाइजेशन हुआ था, इसकी वजह से मार्केट में जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया और सिर्फ इंटरनली ही नहीं, अब बिजनेसमैन को इंटरनेशनल कंपटीशन भी फेस करना पड़ रहा है, बाहर से कंपटीशन भी फेस करना पड़ रहा है। और अगर वो चाहते हैं कि इस कंपटीशन में वो टिके रहें और जीत जाए और मार्केट का जो बड़ा शेयर है वो उनके साथ में रहे, तो वो जब ही हो सकता है जब जितने भी मार्केट में कस्टमर्स हैं, आप जितने भी प्रोडक्ट बनाओ उनकी डिजाइनिंग वो सब रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए, कस्टमर के हिसाब से। तो जो बिजनेसमैन इग्नोर कर देता है कस्टमर की इंटरेस्ट को, उसके सेटिस्फेक्शन को, धीरे धीरे उसकी जो गुडविल है वो खत्म होती जाती है और उसके जो क्लाइंट्स होते हैं वो भी खत्म होते जाता है। तो अगर एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को बढ़ावा देना है तो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर है बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटी रिसोर्सेस। जो भी हमारे बिजनेसमैन हैं वो रिसोर्सेज जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सोसाइटी के कर रहे हैं। वो जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं वो जब भी करते हैं जब गुड्स की सप्लाई करें, सर्विसेज दें, किनको, मेंबर्स को जो हमारे सोसाइटी के हैं। तो उनका लिए भी कोई हक बनता है बिजनेसमैन के द्वारा सोसाइटी के लिए कुछ किया जाए ताकि उनका भरोसा बना रहे, रिसोर्सेज आपको मिलते रहें बेनिफिट्स के लिए। तीसरा है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेसमैन के लिए समाज के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, ऑब्लिगेशन बनता है। जो भी उनके कस्टमर्स हैं, जो भी सोसाइटी है, बिजनेसमैन की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करे, रीजनेबल प्राइस पर प्रोवाइड करे। बिजनेसमैन के लिए इस नजरिए से भी हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। फिर है इथिकल जस्टिफिकेशन।
एथिकल जस्टिफिकेशन का मतलब है बेसिकली जो हमारा एथिक्स है वो हमारे एक प्रोफेशन का ही पार्ट है। एथिक्स का मतलब सही गलत। लेकिन आज की डेट में बिजनेस में एक एथिक्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सही या गलत, आप क्या सही कर रहे हो या क्या गलत कर रहे हो, तो ये एक इम्पोर्टेंस रखता है बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपका गवर्नमेंट इंटरवेंशन आता है भी। अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हिसाब से चलोगे तो गवर्नमेंट भी हस्तक्षेप कम करेगी, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थी बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। अब कंज्यूमर राइट्स एक्चुअली में होते कौन कौन से हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कंज्यूमर राइट्स, सबसे पहला राइट है हमारा राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब है कि जो भी हमारा कंज्यूमर है उसे अधिकार होता है ऐसे गुड्स से बचाव का जो गुड्स को मार्केटिंग कर रहे हैं, जो कंज्यूमर की लाइफ के लिए हैजार्डियस है, उसको नुकसान दे सकता है। तो जो भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होते हैं प्रेशर कुकर में, गैस सिलेंडर्स में, अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, जिसकी वजह से जो हमारा कंज्यूमर है उसकी लाइफ जा सकती है, हेल्थ के लिए दिक्कत हो सकती है, तो ये राइट हमारे कंज्यूमर्स को मिलता है कि ऐसे गुड्स को ना बेचा जाए, और बेचा जाए तो सारी चीजें बताकर कंपनी का प्रोडक्ट होना चाहिए जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। दूसरा है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन का मतलब है कि इस राइट के हिसाब से जो भी हमारे कंज्यूमर हैं उनको अधिकार होता है कि गुड्स की क्वालिटी के बारे में जानना, क्वांटिटी के बारे में जानना, स्टैंडर्ड के बारे में जानना, प्राइस के बारे में जानना। तीसरा है राइट टू बी एश्योर्ड, या जिसे हम कहते हैं राइट टू बी चूज। ये चूज वाला नहीं है, ये चूज वाला है, ठीक है। बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हमारे, खुश हो जाते हैं, कुछ और समझ लेते हैं, खो जाते हैं। राइट टू बी एश्योर्ड और राइट टू चूज का मतलब है कि जो भी हमारे कंज्यूमर है उनको अधिकार होना चाहिए कि उन्हें क्या चीज खरीदनी है, क्या चीज नहीं खरीदनी है, अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से, अपने एक्सेस के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से। उन पर कोई भी आप दबाव नहीं डाल सकते कि ये खरीदो। ये 3 राइट के बाद फोर्थ राइट है कंज्यूमर के पास राइट टू बी हियर्ड, या आप इसको कह सकते हो राइट टू बी रिप्रेजेंटेशन। इस राइट के हिसाब से कंज्यूमर को अधिकार होता है कि भाई अगर कंज्यूमर को किसी प्रोडक्ट से दिक्कत है, या वो कोई एडवाइस देना चाहता है, या वो कोई कंप्लेन देना चाहता है, तो उस कंप्लेन करने के लिए कंपनी के पास कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए जहां पे वो कंप्लेन करे, और ये उसको अधिकार है। फिर आपका राइट टू सीक रिड्रेसल। अगर कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हो जाता है, कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो जाती है, कोई एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है, तो उसके जस्टिस के लिए, उसके कंपनसेशन के लिए, उसके मनी बैक के लिए, रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स के लिए कंज्यूमर केस कर सकता है अलग अलग लेवल पर, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। फिर राइट आता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब है इस राइट के हिसाब से कंज्यूमर को पूरी नॉलेज होनी चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कंज्यूमर के पास क्या क्या राइट्स हैं, उसके खिलाफ वो कैसे कैसे एक्शंस ले सकता है ना। सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कंज्यूमर इलिटरेट नहीं होना चाहिए भाई कि उसके ये अधिकार हैं, ऐसे ऐसे काम करेगा। तो जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कंज्यूमर एजुकेशन जो है, आप पढ़ रहे हैं अभी, आप 12th में और आप उसको पढ़ रहे हैं, यानी आपको भी मालूम पड़े, तो आपको उसकी नॉलेज मिले, तो ये भी हमारे 6 राइट्स होते हैं। राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल और कंज्यूमर एजुकेशन। अब कंज्यूमर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई कंज्यूमर को ये करना चाहिए, ये कंज्यूमर की जिम्मेदारी है। और इसी के ऊपर आपको केस स्टडी देखने को मिलेगी कि कंज्यूमर कौन कौन सी चीजों को करना चाहिए। सबसे पहला, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर को अभी आपने देखा 6 राइट मिले हुए हैं। अब इन 6 राइट को यूज करना, कभी कभी कंज्यूमर क्या करता है कि कंज्यूमर, तो जब भी कंज्यूमर गुड्स ले, इन सभी राइट्स को यूज करने के बाद ले,
भाई इन सभी राइट्स का इस्तेमाल या फायदा जब ही है जब कंज्यूमर उनका इस्तेमाल करता है। अगर आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो फिर आपके किसी भी काम के नहीं है। फिर है कॉशियस कंज्यूमर। कॉशियस कंज्यूमर का मतलब है कि कंज्यूमर ब्लाइंडली बिलीव ना करे कि जो सेलर बोल रहा है वो सही होगा। उसको फुल इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, क्वालिटी के लिए, क्वांटिटी के लिए, प्राइस के लिए। थर्ड है फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस। जो हमारा कंज्यूमर होता है वो कभी कभी जो लॉस होता है उसे इग्नोर कर देता है, उसके लिए कोई कंप्लेन नहीं करता कि यार छोड़ो जाने तो। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आपके खिलाफ, आपके साथ कुछ गलत होता है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट आपको मिलता है, तो आप उसके खिलाफ केस करिए, आप आवाज उठाइए। फिर है इंसिस्ट ऑन कैश मैम। कंज्यूमर को जब भी कोई प्रोडक्ट वो लेता है, जब भी कंज्यूमर कोई कंप्लेन करेगा, तो उसके लिए एविडेंस के रूप में उसके पास परचेज या कैश मेमो होना चाहिए, जो एक एविडेंस के रूप में काम करता है। तो कंज्यूमर को जब भी कोई बुक प्रोडक्ट खरीदेगा उसको कैश मेमो लेना चाहिए और सेलर बाउंड होता है वो चीज देने के उसे। फिर डू नॉट बी कैरीड अवे बाय एडवर्टीजमेंट। भाई एडवर्टाइजमेंट देख के ही आप पागल ना हो जाएं कि यही क्वालिटी मिलेगी, यही फीचर मिलेंगे। कंज्यूमर को कंपेयर करना चाहिए कि जो एडवर्टाइजमेंट में बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, क्या वैसा ही होगा या नहीं होगा। जैसे आपने कंप्लेन सुनी होगी कि फेयर एंड लवली लगाई भैंस को, लेकिन भैंस काली से गोरी नहीं हुई, तो इस पर भी कंप्लेन हो जाएगी। फिर कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। कंज्यूमर जो भी सप्लाई ले, जब भी किसी गुड्स को खरीदे, तो साइन होते हैं, आईएसआई मार्क होता है, एग मार्क होता है, आईएसओ मार्क होता है। इन मार्क्स को देख के ले, एनवायरमेंट का ध्यान देते हुए, वेराइटी ऑफ गुड्स का ध्यान देते हुए, ब्लैक मार्केटिंग को डिस्करेज करते हुए, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर अपने सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है। फिर कुछ मार्क्स होते हैं जैसे कि आईएसआई। जितने भी हमारे ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा चल सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, उन पर ये मार्क होता है आईएसआई का। फिर होता है हमारा एग मार्क। एग मार्क होता है हमारे एग्रीकल्चर कम्युनिटी का और लाइव स्टॉक प्रोडक्ट का, जो भी हमारे जानवर वगैरह होते हैं उनके लिए होता है। फिर आपका होता है BIS मार्क, जिसे हम हॉलमार्क कहते हैं, गोल्ड ज्वेलरी के लिए होता है। वुल मार्क होता है जो बताता है कि जो ऊन है वो 100% सही है। इको मार्क होता है जो इको फ्रेंडली गुड्स होते हैं उनके लिए होता है। ठीक है ना। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर कौन कौन से केस आप कर सकते हैं, कहां कहां पर आप केस कर सकते हैं, कौन कौन केस नहीं कर सकता। ये मैंने शुरुआत में बताया था कि जो कंज्यूमर नहीं है वो केस नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन की। डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो होती है वहां पर क्या होता है, सबसे पहली बात, वहां पर प्रेसिडेंट होता है और उसके साथ 2 अदर मेंबर होते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो या तो रिटायर्ड होना चाहिए या वर्किंग जज होना चाहिए। कहां पर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और इसको अपॉइंट करने वाली स्टेट गवर्नमेंट होती है। कंप्लेन इसमें जो ली जाती है वो 1 करोड़ तक या उससे कम की ली जाती है इस एजेंसी में। ठीक है। इसमें हमारी जो 5 डेज का सेटलमेंट होता है, 5 दिन के अंदर इनको सारा का सारा जो केस है वो रफा दफा करना पड़ता है। फिर बात करी जाए स्टेट कमीशन की। स्टेट कमीशन भी ये कहती है कि भाई प्रेसिडेंट होना चाहिए और प्रेसिडेंट के साथ साथ 4 अदर मेंबर होने चाहिए। प्रेसिडेंट या तो हमारा रिटायर हो या वर्किंग जज हो। कहां पर, हाई कोर्ट में। यहां पर जो कंप्लेन होगी वो 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में, यानी 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम की होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर जो एग्रीव्ड पार्टी है जिसके साथ कुछ गलत हुआ है वो जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपील कर सकती है अगले 30 दिनों में नेशनल कमीशन पर। फिर आता है नेशनल कमीशन, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट कह सकते हो उसे। नेशनल कमीशन में कहा जाता है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए और 4 मेंबर्स होने चाहिए, जिनमें से 1 वुमेन होनी चाहिए।
सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। कंप्लेन इनकी होती है 10 करोड़ से ज्यादा, ठीक है ना, 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये तीनों आपके कमीशन दे रखे हैं कि कहां कहां पर आप केस कर सकते हो, किस किस हिसाब से केस कर सकते हो। तो ये है आपका चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन वन शॉट। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।